को जो है एक शुरुआत अगर हम उठाना चाहें तो सबसे पहले जैसे प्लेटो यूनान से ताल्लुक रखते हैं। ग्रीक के जो वाले विद्वान है और दर्शन जो है फिलोसफिकल इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब किसी भी चीज को बताने का। अब जैसे प्लेटो की हम बात करते हैं तो प्लेटो के व्यक्ति यानी इंडिविजुअल पर्सन को लेके प्लेटो क्या सोचते हैं, इसी तरह प्लेटो सोसाइटी को लेके क्या सोचते हैं, प्लेटो इकोनॉमी को लेके मतलब क्या सोचते हैं, और प्लेटो के ही बारे में किस किसने क्या क्या बोला है, इस पे हम चीजों को सेंटर में रख के मतलब डिस्कस करेंगे। और एंड में सर जो भी मतलब दिक्कत इशू आएगा आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। ये बिल्कुल मतलब जैसे कोई भी ना माने कि मैं जितनी नॉलेज बोल रहा हूँ वो सही है या फिर मतलब नहीं गलती नहीं सबकी, ठीक मैं है, अपना प्रेजेंटेशन दे स्टार्ट रहा हूँ करो, आप उसमें। स्टार्ट करो। ओके, देखिए। तो सबसे पहले सर जैसे प्लेटो की बात करें तो प्लेटो के व्यक्ति के ऊपर क्या विचार है, एक एक चीज को उठा लेते हैं। प्लेटो के मतलब व्यक्ति के लेके क्या विचार है। प्लेटो ये मानते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं चरित्र, इसका इम्पोर्टेंस है, चरित्र को महत्व देते हैं। यानी कि कैरेक्टर इज द बेसिक, कैरेक्टर जो होता है वो किसी ना किसी व्यक्ति को डिफाइन करता है। दूसरा मैं क्या कहते हैं, हाँ, व्यक्ति डिफाइन करता है। और दूसरा व्यक्ति से मिलकर ही राज्य बनता है। अब इसमें स्टेट की थ्योरी प्लेटो की जुड़ जाती है कि व्यक्ति से मिलाकर ही एक राज्य का निर्माण होता है। प्लेटो ये मानते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक व्यवस्था है, न कि किसी ने किसी विधि रूप चीजों को उठा करके राज्य को बनाया है। दूसरा, प्लेटो लॉ लॉ को प्रधानता नहीं देते, यानी ये विधि को न मानते हुए विवेक को महत्व देते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि लॉ लॉ की ऑथेंटिसिटी तब तक नहीं रहेगी जब तक आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह प्लेटो अगर इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं, तो प्लेटो कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट अप्रोच थोड़ी बहुत इनके में झलकती है। यानी कि अगर प्लेटो ये कहते हैं कि समाज में किसी एक वर्ग के पास ही पूरी प्रॉपर्टी का कलेक्शन ना हो, तो प्लेटो इकोनॉमी को लेके भी अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। इसी तरह हम बात करें कि प्लेटो का स्टेट कैसा होगा, तो विधि को ये रिप्रेजेंट नहीं करके। आप लोग इनके पॉइंट नोट भी कर सकती हैं, तो जैसे आप जो बता रहे हैं तो उसमें और अगर जैसे ऐड करना होगा तो बता सकती हैं। चलिए देखिए, मतलब और कंटिन्यू। प्लेटो जस्टिस के ऊपर क्या कहते हैं, यानी कि जो प्लेटो है वो एक तो हो गया, लॉ को तो ये सेकेंडरी रखते हैं। सबसे पहले प्लेटो विवेक को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब विवेक जो कहता है वो उसकी प्रायोरिटी है, ना कि ये कि लॉ ही सब कुछ है। राज्य को अगर प्लेटो का स्टेट भी आप देखेंगे, राज्य तो उसमें भी कहीं ना कहीं लॉ सेकेंडरी है, विवेक पहले है। और विवेक रखने वाला व्यक्ति है दार्शनिक राजा। यानी फिलोसफिकल किंग जो है प्लेटो का, वो ये कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा कि स्टेट कैसा चलेगा और स्टेट में मतलब क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। अब प्लेटो की अगर बात करें तो राज्य उत्पन्न कैसे होता है, प्लेटो ये बोलते हैं कि जो स्टेट होता है ये बनता कैसे हो, तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये एक नेचुरल संस्था है, ना तो अपने आप लोगों से मिलकर राज्य बन जाता है। और इसी तरह प्लेटो ने एजुकेशन कैसी मांगते हैं, प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन लेवल वाइज होती है। मैं एग्जैक्ट मुझे संख्या तो याद नहीं आ रही है कि 10 से 20 साल तक एक चरण होगा, इसी तरह 20 से 30 साल तक दूसरा चरण होगा, फिर आगे एग्जैक्ट संख्या मुझे याद नहीं आ रही। इसी तरह से ये तो हो गया प्लेटो का न्याय, हमने देख लिया कि न्याय में प्लेटो इतना मानते हैं। जस्टिस क्या होता है प्लेटो का, कि न्याय का मतलब है कि सभी चीजों में सबको अपना अपना हक दिलाना, यही न्याय है। आपको अगर क्लियर हो पा रहा हो। इसी तरह राज्य उत्पन्न कैसे होता है हमने देख लिया, ये नेचुरल संस्था है। प्लेटो व्यक्ति को लेके क्या सोचते हैं, तो व्यक्ति में चरित्र की इंपॉर्टेंस, यानी कि कैरेक्टर प्लेटो के हिसाब से इनको मान्यता रखता है। और सबसे बड़ी बात, ये भौतिकवादी नहीं है, ये मशीनरीकरण को सेकेंडरी रखते हैं। ये कहते हैं कि विचारों की दुनिया ही सब कुछ है, ना कि विचार, ये कहते हैं कि विचारों की दुनिया सब कुछ है, ना कि जो फिजिकल नीड्स हैं यही सब कुछ नहीं है। तो प्लेटो राज्य और सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। राजा तभी अच्छा बन पाएगा जब प्लेटो की शिक्षा काम करेगी। यानी अगर प्लेटो की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। और अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है तो उससे भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो एक पूंजीकृत चीज हो जाती है, कहीं ना कहीं जैसे आप ये कह लें कि संसाधनों का एक ही हाथ में कलेक्शन नहीं होना चाहिए। प्लेटो इसके बहुत खिलाफ है। प्लेटो ये मानते हैं
कि जो सोसाइटी है आपकी, इसमें किसी एक व्यक्ति के पास सारी चीज इकट्ठी न हो जाए। तो इस तो हमने लगभग जैसे प्लेटू का एजुकेशन, इससे हमें अंदाज लगा लेना चाहिए कि प्लेटू एजुकेशन को लेके कहाँ झुकते हैं। दूसरा, स्टेट को लेके प्लेटू क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं आपका सोसाइटी कैसी प्लेटू रखते हैं। और दूसरा, अब प्लेटू की इसी बात पे कुछ लोग आलोचना भी करते हैं कि प्लेटू कहते हैं कि प्लेटू तो ये कहते हैं कि दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा, लेकिन कॉल पॉपर और हन्ना अरेंट जैसे विचारक ये कहते हैं कि प्लेटो ने अधिनायकवादी व्यवस्था को कहीं ना कहीं झुका रहे हैं दार्शनिक राजा की वजह से। अब दार्शनिक राजा तो वर्ड बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन प्लेटो ये कहते हैं कि दार्शनिक राजा यानी अब सब कुछ स्टेट ही करेगा, यानी एक व्यक्ति विशेष की जो प्रधानता है वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। यानी कि प्लेटो ये कहते हैं कि राज्य जो काम करेगा, अब राज्य राज्य क्या करेगा, राज्य जो काम करेगा वो लोग फॉलो करेंगे, व्यक्तियों से मिलकर राज्य बनता है। प्लेटो ने ये कह तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक अधिनायकवादी व्यवस्था यहाँ से मालूम चलती। अब लास्ट में, एंड में हम जैसे देखें कि प्लेटो से संबंधित कुछ बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सर। इसमें दिक्कत ये होगी कि सर एग्जैक्ट सन तो याद नहीं हुआ, मतलब एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं हो। जैसे स्टेट्समैन है, पेडो है, रिपब्लिक है, और टाइमियस कर की बुक है, मीनो है, और प्लेटो की एक बुक और है सर, क्या कहते हैं, अर्नेस्ट बार्कर करके एक विद्वान है, इन्होंने भी मतलब प्लेटो के ऊपर काफी कुछ चीजें लिखी हैं। ये भी और स्टेट्समैन सर होगी, और सोक्रेटिक डायलॉग एक, ये भी प्लेटो के संबंध में ये भी बुक जो है कुछ ना कुछ डिफाइन करती है। और अपोलॉजी करके भी सर एक बुक है, वो भी। दिक्कत सर इनके नेम तो जैसे तैसे याद हो गए, लेकिन कि इनको जो डेट्स है सर वो याद करने में इशू मतलब जा रहा था। अब आप हमें करेक्ट कर सकते हैं कि मतलब क्या क्या मैंने जो भी बोला, मतलब जिस हिसाब से, तो आप असेंबल कर दीजिए। अब बुक्स का, जैसे प्लेटो की बुक्स है तो उसका सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो प्राचीन बुकें हैं तो उसका बुक ही पता चल जाए बस, वही ज़रूरी। जो एंशियंट थिंकर हैं, आई थिंक मैकियावेली, हॉब्स मैकियावेली तक आपको बहुत उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, बुक के चक्कर में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे तुमने बहुत सारा, एक तो स्टार्टिंग पिछली बार भी तुमने सही नहीं किया था, इस बार भी सही नहीं है। और जैसे तुमने बोला कि लोगों से मिलकर राज्य बनता है, तो राज्य लोगों से मिलकर नहीं बनता है। व्यक्ति का स्टार्ट, व्यक्ति को सर सबसे लेके मतलब पढ़ा था, जो प्लेटो बोलता है कि राज्य बेसिकली स्वाभाविक है, नेचुरल है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। तो व्यक्ति मतलब जो राज्य है वो एक ऐसे इंडिविजुअल रिट लार्ज की वो बात करता है कि राज्य अगर अगर जैसे मान लो अगर हम शरीर से तुलना करें तो राज्य एक शरीर की भांति है, और जो उसके नागरिक हैं वो उसके अंग हैं। तो राज्य आगे चल के हम लोग जब अरस्तु को देखेंगे तो वो भी यही बताता है कि राज्य अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो राज्य व्यक्ति पहले आया होगा, मनुष्य आया होगा, फिर मनुष्य ने राज्य के बारे में सोचा होगा। लेकिन अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि एक व्यक्ति का जीवन कब, मानव का जीवन कब मानव बना, भाई मानव का जीवन भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कि जैसे आप अगर पशुओं की भांति रहे ही रहे हैं तो फिर क्या मतलब आपके मानव होने का। तो आप मानव कब बने, जब आप स्टेट के अंदर आए। तो इसीलिए जो प्लेटो है वो राज्य को स्वाभाविक मानता है, वो एक शरीर की भांति मानता है कि जो राज्य है पूरा वो एक शरीर की भांति है, और जो लोग हैं उसके अंग हैं। तो अगर अंग कट भी गए, एक हाथ हमारा कट गया, मतलब कुछ भी हो गया, तो राज्य को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें यही है। अब जो न्याय में उसने बताया था कि अपना अपना हक दिलाना, तो अपना अपना हक दिलाना नहीं है बेसिकली। जो प्लेटो है उसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बहुत सारा हम पढ़ लेते हैं ना किसी थिंकर, किसी बातों में, तो हम उसको समराइज कर सकते हैं। जैसे प्लेटो को अपन मुश्किल से 10 से 15 लाइन या कि एक डेढ़ पेज में समराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर प्लेटो के बारे में हम सोचना चाहेंगे तो सबसे पहले उसको हम देखेंगे कि वो आइडिया के बारे में बात करता है। सबसे पहले वो आइडिया के बारे में बात करता है। वो मतलब जैसे आगे चल के जो आइडिया वर्सेस मैटर की जो डिबेट होती है प्लेटो और मार्क्स में, तो ये आइडिया को महत्वपूर्ण मानता है, आइडियल वर्ल्ड को महत्वपूर्ण मानता है कि हमारे जो आइडिया महत्वपूर्ण है,
बेसिकली वो एक जैसे कॉन्सेप्ट है उसका, तुमने तो पूरा मतलब गायब ही कर दिया, मतलब उसमें एलोगरी ऑफ केप्स का है, जो अच्छा गुफा का अच्छा। सिद्धांत है पूरा, वो इसी पर है। हाँ, अब वो याद आ, वो ब्लैक कर रहे थे ना सब बोलते बोलते, मतलब एक फ्लो नहीं बन पा रहा था। हाँ हाँ। तो हम्म। ये है, तो अब रचना है साथ में, तो रचना आपने अगर कुछ तैयारी की हो तो आप उसमें ऐड कर दो कुछ अगर। हेलो। सर मैं लास्ट में सर मतलब डाउट वेल जरूर प्रिपेयर। हम्म। सर वेल प्रिपेयर्ड तो नहीं है, बट मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगी कि प्लेटो का जो चिंतन है वो हम्म। है किस पे बेस्ड। उसके सामने सबसे पहले एक सवाल आता है कि उसे एक जस्ट सोसाइटी की स्थापना करनी है, एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करनी है। हम्म। और न्याय कैसे स्थापित किया जाए, क्या उसमें कंपोनेंट्स बनाए जाए, इसको लेकर के सारा उसका जो भी चिंतन है वो केंद्रित है। और मेनली रिपब्लिक जो उसकी बुक है उसपे उसका जब हम टाइटल देखते हैं तो उसका सेकंड टाइटल भी हम उसको कंसर्निंग जस्टिस कहते हैं, कि न्याय के संदर्भ में वो लिखी गई सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। तो उसके सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना हम कैसे करें। तो इसको लेकर के वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे चीजों को व्यवस्था करता है। सबसे पहले वो ये मानता है कि राज्य एक आंगिक, एक ऑर्गेनिक वो होता है, मतलब राज्य का विकास जैसे शरीर, जैसे विभिन्न अंगों का विकास होकर के एक शरीर बनता है, मानव शरीर बनता है, उसी तरह से राज्य पहले व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज बनता है, और समाज से एक मतलब एक ऑर्गेनिक वे में ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। तो इसमें अब सोसाइटी को कैसे बनाना है, हमको जस्ट बनाना है, न्यायपूर्ण बनाना है। तो इसके लिए वो पहले शिक्षा का सिद्धांत देता है, फिर उसके बाद शिक्षा का अपना एक व्यवस्थित वर्णन वो देता है कि हम क्या करेंगे कि और पहले सबसे पहले मानव गुणों की वो बात करता है। पहले वो कहता है कि व्यक्ति राज्य जो है वो व्यक्ति का होता है, व्यक्ति की आत्मा में जो गुण होंगे, व्यक्ति का जैसा चरित्र होगा वही हमें राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम कहता है कि व्यक्ति की जो आत्मा है उसमें तीन तरह के गुण होते हैं। एक होता है तृष्णा का, दूसरा होता है साहस का, और तीसरा होता है विवेक का। सामान्यतः वो मान के चलता है कि व्यक्ति की आत्मा में तीन गुण होते हैं, और जब इन्हीं गुणों का आपस में एक संयोग बनता है तो चौथा जो गुण निकल के आता है वो न्याय होता है। तो जब न्याय की बात करता है प्लेटो तो दो तरह के न्याय की बात करता है। एक करता है व्यक्ति के स्तर पर न्याय, और दूसरा होता है राज्य के स्तर पर न्याय। तो व्यक्ति के स्तर पर न्याय को हमको डिफाइन करने के लिए वो अपना शिक्षा का सिद्धांत देता है, जिसमें तीन तीन बार एग्जाम देता है। फर्स्ट एग्जाम लेता है 0 to 10, ये 20 years के आसपास, फैक्ट्स मुझे याद नहीं है। इसमें वो कहता है कि पहले सभी उनके बाद एग्जाम लिया जाएगा उनका, और जो उस परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे वो एक कैटेगरी में चले जाएंगे। जिन वो ऐसे डिफाइन करता है चीजों को कि कहता है कि व्यक्ति की आत्मा में तीन गुण है, तृष्णा, साहस और संयम, विवेक। और इन्हीं के आधार पर समाज में तीन वर्ग बनते हैं। जो पहला होता है उत्पादक वर्ग, इसमें वे व्यक्ति आएंगे जिनकी आत्मा में तृष्णा का गुण अधिक होता है। फिर दूसरा जो वर्ग वो बताता है, वो कहता है वो सैनिक वर्ग होगा, और सैनिक वर्ग में उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जिनकी आत्मा में जो साहस का गुण है उसकी अधिकता होगी। फिर तीसरे वर्ग में वो रखता है शासक वर्ग के नाम से उसको डिफाइन करता है, उसमें उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जो जिनके अंदर विवेक तत्व की प्रधानता होगी। और इन्हीं उनको डिफाइन करने के लिए वो अपना एजुकेशन सिस्टम देता है। और चूंकि अब उसने एजुकेशन सिस्टम बताई और उसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको पढ़ाया, भाई फर्स्ट फेज में एग्जाम लिया, फिर जिन जो व्यक्ति फेल हो गया तो उनको एक पर्टिकुलर वर्ग में रख दिया, उत्पादक वर्ग में। फिर दूसरे वर्ग में गया तो सैनिक वर्ग में उन्होंने उस एग्जाम को जो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे वो साहस उसमें रह जाएंगे, और जो पास कर जाएंगे वो नेक्स्ट वर्ग में जाएंगे। हालांकि ये काफी डिटेल में है अभी, उनके लिए उसने पाठ्यक्रम भी निर्धारित करके रखा है कि किस चीज में किस एज में क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे सेकंड फेज में कहता है कि हम शारीरिक श्रम और जैसे व्यायाम और उनकी शिक्षा देंगे, संगीत की शिक्षा देंगे। और ये फर्स्ट लास्ट फेज फेज का में वो है। तार्किक चीजों को पढ़ाने की बात करता है, नहीं मैथमेटिक्स नहीं, वगैरह ये की ये बात फर्स्ट करता है। फेज का है, जो मानसिक है, मानसिक और संगीत की शिक्षा, ये फर्स्ट फेज का है। अच्छा, ये फर्स्ट, हाँ, हम्म।
पड़ेगा। सही फैक्ट एकदम से याद नहीं है, बट एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है माइंड रिकॉल करके। और फिर इस एजुकेशन सिस्टम में अब भाई इतनी सारी पढ़ाई लिखाई कराया है तो ऐसे तो भ्रष्ट होने नहीं देगा। तो कहता है कि मतलब व्यक्ति का जो भाई भाई है तो व्यक्ति, तो कभी भी उसमें चीजों को वो हो सकता है, बदलाव हो सकता है, तो उसके लिए वो साम्यवाद की व्यवस्था करता है। वो कहता है कि व्यक्ति को भ्रष्ट बनाने की केवल एक ही चीज होती है, जो निजी संपत्ति होती है वो व्यक्ति को कभी भी भ्रष्ट कर सकती है। तो जो दो वर्ग है, उत्पादक जो है उसके पास संपत्ति भी होगी, उसके पास उसका परिवार भी होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन जो जो सैनिक वर्ग है और जो आपका शासक वर्ग है, उसके पास ना तो उसकी निजी संपत्ति होगी ना परिवार होगा। तो इसलिए हम उसमें संपत्ति और पत्नी का साम्यवाद करके एक वो कॉन्सेप्ट देता है। और इस तरह शिक्षा दे करके और एक ऐसे व्यक्ति को जो उस अंतिम एग्जाम में पास हो पाएगा, उसको वो दार्शनिक राजा घोषित करता है, जो उस सारे राज्य का मतलब उस सारे राज्य की शासन व्यवस्था को, सारी चीजों को चलाएगा, ये सारी चीजें देने के लिए। और उसके सहायक के रूप में हम सैनिक वर्ग के लोगों को भी जोड़ते हैं। तो ये दोनों वर्ग मिलकर उस राज्य को, जस्टफुल सोसाइटी को जो बनी हुई है, जिसमें प्रत्येक वर्ग में का एक उसका काम निर्धारित है, एक व्यक्ति एक कार्य और एक व्यक्ति एक वर्ग एक कार्य, इसके आधार पर वो जस्टफुल सोसाइटी बनाता है। वो कहता है कि अगर व्यक्ति अपने अपने गुणों की प्रधानता के आधार पर अपने अपने वर्ग के हिसाब से काम करेंगे, तो जो सोसाइटी बनेगी वो कैसे बनेगी, जस्टफुल सोसाइटी बनेगी। और इसके लिए वो कई सारे मेटाफर्स भी यूज करता है। कई तरीके का वो कराने की चीजें करता है वो। सर मुझे अभी इतना ही रिकॉल हो पा रहा है। उसमें जो हर व्यक्ति का हर क्लास का एक गुण होगा, तो ठीक है। तो जो राजा या जो को दार्शनिक राजा बनेंगे, जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होंगे, वो मैन ऑफ गोल्ड होंगे, मैन ऑफ गोल्ड होंगे। हाँ, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ ब्रॉन्ज और मैन ऑफ सिल्वर। जो सेकंड में होंगे वो मैन ऑफ, लास्ट के 5 मिनट थोड़ा सा डाउट जरूर ले लेना, कॉपर हैं, और मैन ऑफ, फिर सॉरी मैन ऑफ सिल्वर हैं दूसरे में, और मैन ऑफ कॉपर हैं लास्ट में। तो यही है। अभी निशा जुड़ी हुई है हमारे साथ। निशा, क्या आप सुन पा रही हैं? जी सर। तो आपने कुछ तैयारी की है प्लेटो के बारे में? जी सर, उसमें किए हैं लेकिन कुछ तो बोलिए प्लेटो के बारे में। कैसा थिंकर था, कहाँ से आया था, क्या करता था? कुछ पढ़ा नहीं है मतलब? जी सर। ठीक है, तो सुनिए डिस्कशन को। रचना, और बोलना है आपको कुछ? नहीं सर, अभी इतना ही माइंड में आ रहा है, अभी कुछ और नहीं। आप तो देखो, एक अप्रोच मैं बता देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ, चूँकि मैंने वीडियो भी डाल रखा है तो उससे तो आप पढ़ सकती हैं। बेसिकली मेरा जो फोकस है वो अप्रोच पे है और डिस्कशन पे है। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उस पर है। यहाँ पढ़ाने का ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है कि मैं पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है। तो कोई भी थिंकर आप पहले उठाओ तो पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करो। ऐसे दो लोगों ने बताया, लेकिन प्लेटो एज ए थिंकर, वो प्लेटो बना क्यों? कोई भी थिंकर होता है तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड चेक किया करो। जैसे प्लेटो में पढ़ोगे तो प्लेटो में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि वो सुकरात का शिष्य था, और सुकरात को जिस प्रकार से जहर का प्याला दिया गया, वो एक रीजन बनता है कि वो अब आगे चल के जो आदर्श राज की बात करता है, तो सबसे जो मुख्य रीजन यही था, उसकी जो घटना हुई थी जीवन में। ऐसे जब हम आगे चल के नेक्स्ट थिंकर्स पढ़ेंगे, हॉब्स पढ़ेंगे, तो वहाँ भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि वहाँ पर 1948 के करीब वहाँ पर क्रांति हुई थी, मतलब एक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। तो वो बैकग्राउंड उसके दिमाग में चल रहा था, इसलिए वो बता रहा था कि जो हर व्यक्ति होता है अंदर से स्वार्थी होता है, कपटी होता है, और ये जो वार स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे से युद्ध में है। ऐसे जब हम लोग लाख में पढ़ते हैं तो उस समय गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। तो वहाँ पर उसने जो लॉक है, उसने लोगों के अच्छे चरित्र को देखा, और बिना किसी, उसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है कि बिना किसी खून खच्चर के राजा को स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी शक्तियों को घटा दिया गया।
तो सबसे पहले तो अगर कोई थिंकर पढ़ना है तो उसके आप पहले बैकग्राउंड को चेक, थोड़ा सा रीडिंग मारो। जब बैकग्राउंड को रीडिंग मार लोगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि ये थिंकर अब आगे कहना क्या चाहेगा या किस चीज़ की बात करेगा। फिर हर थिंकर होता है उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है। जैसे आपने उस न्याय से उठाया ना, तो वो उसका सेंट्रल पॉइंट था। वो एक आदर्श राज्य की एक आदर्श राज्य इन द सेंस कि मतलब एक न्यायपूर्ण राज्य की, एक आदर्श न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करना चाहता था। अब चूंकि वो आदर्श राज्य की स्थापना करेगा तो सबसे पहले देखिएगा कि उस राज्य में जो लोग रहते हैं वो कैसे होंगे। वो लोगों के बारे में बताएगा आपसे कि लोग कैसे होंगे। और शुरू से ही वो बोल देता है कि राज्य एक नेचुरल और स्वाभाविक संस्था है, यानी राज्य को किसी ने बनाया नहीं है। जैसे शुरू में ये गुफरान बोल रहे थे कि व्यक्तियों ने जो व्यक्ति से मिलकर राज्य बना है। राज्य किसी से मिलकर नहीं बना है। राज्य अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, स्वाभाविक इकाई है, प्राकृतिक इकाई है। और वो जो मनुष्य है उसको केवल एज अ टूल यूज करता है। जो उसके जो राज्य है प्लेटो का, वो उसमें जो इंडिविजुअल हैं एज अ टूल हैं राज्य के लिए। तो राज्य अगर एक शरीर है तो उसके व्यक्ति उसके हाथ हैं, और हाथ अगर कट भी जाएगा तो राज्य को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा है कि उसका सेंट्रल पॉइंट लिया करो। फिर जैसे प्लेटो है तो प्लेटो में जैसे उसका बैकग्राउंड हो गया। फिर उसकी अब कोई थिंकर है तो अब देखो ये फैक्चुअल पेपर है, कोई कंसेप्चुअल पेपर तो है नहीं। और यूजीसी का या कि कोई भी आप पेपर दोगे तो उसका कोई सेट पैटर्न नहीं रहता है कि कब कौन सा पूछ ले। तो ज़्यादातर जो यूजीसी नेट का पैटर्न है वो फैक्चुअल ही है। तो कोई भी थिंकर हो सबसे पहले आप उसकी रचनाओं को देख लो, और थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली वाइज ये भी देख लो कि ये थिंकर है तो पहली पुस्तक कौन सी लिखी, दूसरी पुस्तक कौन सी लिखी, तीसरी पुस्तक कौन सी लिखी। मतलब उसका थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पता नहीं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनको क्रोनोलॉजी से आप लगाइए। तो सन अगर अपने को पता भी नहीं है फिर भी अगर हमको क्रोनोलॉजी पता है कि इसके बाद यही रचना आई थी तो हम उस पर फिर खेल जाएंगे या उसको सही कर देंगे। तो ये चीज़ है। तो कोई भी थिंकर उठाओ तो ऐसे रैंडमली मत उठाओ कि कहीं से आप कुछ भी बोल रहे हो कि ये है वो है। पहले वो देखो। तो जैसे प्लेटो अब अगर आदर्शपूर्ण राज्य की स्थापना करेगा तो पहले आइडिया को महत्वपूर्ण मानता है। वो आइडियलिस्ट मतलब कुछ चीज़ें होती हैं किसी भी थिंकर के बहुत प्राइम होती हैं, उसको आप कभी नहीं भूल सकते हो। जैसे ये जो कि प्लेटो क्या मानता है, मैटर को इम्पोर्टेंट मानता है या आइडिया को इम्पोर्टेंट मानता है, ये हर बार क्वेश्चन आता है। और इसी पर वो हर बार क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन इसी पर घुमा घुमा के वो यही पूछना चाहता है कि क्या प्लेटो आइडियलिस्ट है या मटेरियलिस्ट है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको ये पता होना चाहिए कि ये आइडियलिस्ट थिंकर है। फिर वो कल्पनाएं करता है, गुफा का दृष्टांत देता है। क्योंकि जो प्लेटो है ये सुकरात से प्रभावित है। और सुकरात नॉलेज को, सुकरात कहता था कि मैं जिसने कहते हैं कि सुकरात इज़ द वाइजेस्ट मैन, सुकरात को वाइजेस्ट मैन की संज्ञा दी गई है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया उसको? तो अगर उससे पूछो कि क्या आप वाइजेस्ट मैन हो तो यही कहेगा कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। तो कुछ नहीं जानना ये परिचायक है कि हमें चीज़ों का नॉलेज है। जब आप अहमवादी नहीं हो जाते हो या कि अहंकारी नहीं हो जाते हो तो आपके पास स्कोप रहता है कि आप अगर जैसे मान लो यहाँ डिस्कशन चल रहा है, अब यहाँ पर अगर मैं ये मान लूँ कि मेरे पास संपूर्ण नॉलेज है और आप लोग ठीक है, तो फिर मेरे जो लर्निंग का स्कोप है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं कोई चीज़ें लर्न नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि आगे चल के जब हम लोग मिल को पढ़ेंगे तो कहता है कि नॉलेज कहीं से भी आ सकता है, इसलिए एक पागल व्यक्ति को भी बोलने दिया जाना चाहिए। नॉलेज कहीं से भी आ सकता है और हम लोग नॉलेज का स्कोप नहीं ख़त्म करना चाहिए। तो बेसिकली मैं प्लेटो को समराइज़ करूँगा। और यहाँ पर महेंद्र धाकड़ जी भी जुड़े हुए हैं हमसे। तो ये भी हमारे मतलब पर्सनली हमसे मतलब जुड़े हैं, उनसे हमारी चर्चाएं होती हैं। तो महेंद्र, आपने कुछ प्लेटो के बारे में तैयार किया है क्या? जी सर। प्लेटो के बारे में कुछ तैयार किया है आपने? तैयार तो ऐसा फिलहाल कुछ विशेष कर तैयार करा नहीं है। मेरे तो कुछ डाउट थे, वो पूछने के लिए मन का सर से करेंगे डिस्कस। पूछ लीजिए, डाउट ही पूछ लीजिए। डाउट में से जैसे कोई सा भी थिंकर होता है, इसने किसी के बारे में कुछ बोल देता है तो उसको किस किस तरीके से याद करें। याद करने वाला दिक्कत आती है। जैसे
भाई ने क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, सबने अलग अलग बोल के जाते हैं, तो उसका मतलब एक किस तरीके से उस चीज़ों को याद करा जाए। अब देखो, हर एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। जो यूजीसी का पैटर्न है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि पूछता है कि ये किसने बोला है, ठीक है। अब इतने सारे थिंकर हैं और इतनी सारी मतलब लोग हैं, उनकी बातें हैं, तो गेस नहीं आप कर सकते हो। अगर कोई बहुत फेमस कमेंट्री है, अब जैसे यहाँ पर जो कॉल पॉपर की कमेंट्री है उसको आप गेस कर सकते हो उसने जो बोला, या कि जो हना अरेंट बोलती है उसके बारे में आप गेस कर सकते हो। लेकिन कोई रैंडम कोई चीज़ पूछ ली गई तो उसके लिए फिर परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि वो फिर अपना स्कोप नहीं है। कितना आप कोट्स रटोगे कि किसके हैं। नहीं तो अथाह चीजें, उन चीजों को अभी प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन तो इन्हीं पे आ रहा है कि किसने किसके बारे में क्या बोला। अधिकतर क्वेश्चन ये मैंने एनालिसिस करा थोड़ा कि किसके बारे में क्या, किसने क्या कहा, वो बड़ा मामला। 4-5% क्वेश्चन ही हैं, वो ज़्यादा नहीं है। उसके चक्कर में आप पूरा अपना पेपर ना ख़राब करो। वो दिखते हैं क्योंकि वो बनते नहीं हैं क्वेश्चन, इसलिए वो लगते हैं कि यही यही पूछ रहा है, लेकिन वो नहीं पूछता है। पेपर कोई भी बनता है तो उसमें हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इतने हमको कॉन्सेप्ट लेने हैं, इतने फैक्ट डालने हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई पेपर बन जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा है। अब बाकी जो उसमें जो बेनीवाल सर की नोट्स है उसमें तो हैं कुछ थिंकर्स के संदर्भ दिया हुआ है, लेकिन अब यही है कि कितना आदमी करे, उसकी लिमिट नहीं है ना। वही तो है, था है वो तो 10-15 हैं तो वो उससे मेरिट डिसाइड नहीं होगी, क्योंकि या तो किसी से बनता होगा या तो नहीं बनता होगा, और ज़्यादातर लोगों से नहीं ही बनता रहा होगा, तो उससे मेरिट डिसाइड नहीं होगी। तो उसकी बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपन को। तो क्वेश्चन पूछो। सर ये था कि जैसे मतलब जैसे एक तो आइडियोलॉजी वाला पोर्शन हो गया और दूसरा पॉलिटिकल थॉट, मतलब खाली थिंकर हो गए। तो मतलब सर ये कोई डिसाइड है कि किसका पोर्शन ज्यादा है, किसका वेटेज कम है, या जो कुछ ऐसे क्वेश्चन है मतलब सदाबहार क्वेश्चन है, ये मिलने ही मिलने, कुछ ऐसा भी क्लासिफिकेशन मतलब? अब इसमें देखो, इसमें ये क्या करते हैं कि जैसे सेकंड यूनिट है ना, सेकंड यूनिट तो वो थिंकर्स पे ही बेस्ड उनका पूरा कॉन्सेप्ट है, उदारवाद, स्वतंत्रता। तो अब स्वतंत्रता में भी क्या पढ़ोगे, किसकी बातें पढ़ोगे? लॉक की बातें पढ़ोगे। तो लॉक अगर एक बार पढ़ लिया है तो लॉक कोई अलग से बातें स्वतंत्रता पे तो जाके बोलेगा नहीं, या कि मिल, तो घूम फिर के वही चीज़ें आती हैं। तो इसमें अगर आपको थिंकर्स बस हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में ओवरलैपिंग है। तो मतलब अगर थिंकर्स क्लियर हैं तो इवन जो फर्स्ट यूनिट है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक सिंपल रीडिंग भी मार लो, थोड़ा सा समझ जाओ कि उदारवाद है तो ये क्लासिकल उदारवाद से, क्लासिकल लिबरलिज्म से है, ये मॉडर्न से है, और थोड़ा सा कैटेगराइज करके, तो वो सब बहुत ज़्यादा उसमें माथापौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो थिंकर्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो। ऐसे इंडियन थिंकर में वो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है। तो थिंकर्स में लगभग 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे थिंकर्स में, और उनके कॉन्सेप्ट रिलेटेड। तो यही है उसमें थोड़ा सा। सर ये जो बंदा कह रहा था, महेंद्र है भाई, वो कह रहा था जैसे कि मतलब कथन, ये जो कमेंटेटर आ रहे हैं ना सर नए नए, के मतलब पूछ लेते बीच में कि इसने उसके बारे में क्या बोला या उसने इनके बारे में क्या बोला, इसका मतलब सॉर्ट आउट करने का मतलब क्या है? उसको पढ़ना ही पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उसको तुमने सीरियसली ले ही लिया है कि नहीं, अब हमको क्रैक ही करना है किसने बोला है, अब फिर तो फिर उसको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और पहली चीज़, दूसरी चीज़, अगर एग्जामिनर चाह रहा है कि नहीं जान पाओ तो फिर तो नहीं जान पाओगे, क्योंकि अब उनसे बड़ा तो हम हो नहीं सकते, क्योंकि अब वो पता नहीं कितने पीएचडी पता नहीं क्या क्या बैठे हैं। तो उनसे तो कोई रैंडम बुक, जैसे अब कोई रैंडम बुक ही पूछ लिया तो इतना थोड़ी है। मतलब एक आदमी एक अंदाज लगाता है आदमी की ये है तो ये थिंकर है, यहाँ से आ जाएगा। अब कोई रैंडम ही चीज़ कोई पूछ लिया तो वो नहीं आ पाएगी। तो मैं इस जो डिस्कशन है तो इसका ये है, एक अभी निधि जुड़ी हैं हमारे साथ। तो निधि, आपने तैयार किया है कुछ प्लेटो के बारे में? हेलो निधि, चलिए शायद वो ध्यान नहीं दे रही। तो अब इस डिस्कशन में थोड़ा सा अगर फ्रूटफुल कुछ निकाला जाए तो मैं बेसिकली प्लेटो को थोड़ा सा समराइज कर दूं। प्लेटो को मैं समराइज कर देता हूँ कि थोड़ा सा क्या है उसमें
शुरू से स्टार्टिंग से थोड़ा सा समराइज कर दो कि इससे मतलब कि भाई ये चीज तो भाई हाँ, ये चीज याद करनी है, और ये वो तो पता है, फिर भी थोड़ा बता दो कि इससे थोड़ा हमारा आइडिया लग जाएगा भाई हाँ इससे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो प्लेटो है तो बेसिकली पहले तो आपको उसके स्ट्रीम के बारे में पता होना चाहिए कि ये जैसे पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर है। फिर ये भी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि मतलब अरस्तु और जो मतलब अरिस्टोटल है इसका शिष्य था, ये सुकरात का शिष्य था। तो अब सुकरात के बारे में भी अपन को उसका जो इसके जो बैकग्राउंड है, इसका पृष्ठभूमि, उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहीं से वो सारी चीज़ों को गढ़ता है। अब ये लोकतंत्र का विरोध करता है, जो प्लेटो है ये लोकतंत्र का विरोध करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि उसने हेट्रेड डेवलप कर ली थी। उसके जो गुरु थे उनको उसी शासन प्रणाली में जहर का प्याला दे दिया गया था। तो बेसिकली उसका मानना था कि जो लोकतंत्र है ये इग्नोरेंट पुअर्स का ये शासन होता है। इसमें बहुत सारे जो अज्ञानी पुअर्स गरीब होते हैं वो शासन करते हैं। तो पहले तो किसी भी थिंकर्स का रैंडमली बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम स्पेसिफिकली प्लेटो के बारे में आते हैं तो प्लेटो ने उसमें पहले हमको जो एक सोफिस्टों का एक वो आता है, सोफिस्टों का एक संदर्भ आता है कि सोफिस्ट कौन थे। सोफिस्ट बेसिकली उसमें मास्टर्स या टीचर्स हुआ करते थे जो लोगों को वाक्पटुता सिखाया करते थे, लोगों को शासन में आने की कला सिखाया करते थे, और ये उसका पैसा लिया करते थे। तो ये लोगों को क्या बता रहे थे कि मैटर इम्पॉर्टेंट होता है, जो दुनिया की सुख सुविधा है, भौतिक चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट होती हैं, और लोग उसी में अपना सुख ढूंढ रहे थे। जो युवा हैं उसी पे अपना सुख ढूंढ रहे थे। लेकिन जब प्लेटो सीन में आता है तो वो कहता है कि इन चीज़ों में तो सुख ही नहीं है, इन चीज़ों में आप जो चीज़ों के मैटर के पीछे भाग रहे हो वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। जो असली ज्ञान है या जो असली सुख है वो तो आइडियाज़ में है। तो जो भगवान का जो वर्ड ऑफ गॉड है वहाँ पर जो चीज़ें पूरी पूर्ण रूप से हैं, और यहाँ तो हम केवल उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। जो पूरा वर्ड ऑफ मैटर है जिसकी जो ये सोफिस्ट लोग बता रहे हैं कि यही है सुख सुविधा है, तो ये रियल नॉलेज नहीं है, ये अज्ञान है जो ये सिखा रहे हैं। और यही एथेंस वासी को ये बरगला रहे हैं, और यही बताते बताते सुकरात की मृत्यु हो गई, और यही मैं फिर से बता रहा हूँ। तो वो अपनी जो थ्योरी है इससे स्टार्ट करता है कि अपना जो है ना, ये गलत बता रहे हैं। बेसिकली जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाना चाहिए। फिर उसका एक और आइडियाज़ को ये इम्पोर्टेंट मानता है, आइडियलिस्ट थिंकर है। फिर इसका एक जो अगर प्लेटो में देखा जाए तो एलोगरी ऑफ केव का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और ये बेसिकली ये सुकरात का जो प्रभाव है वो इसमें हम देख सकते हैं। वो बेसिकली एक कहानी गढ़ता है कि कुछ लोग हैं गुफा के अंदर बैठे हुए हैं, उनके हाथ जकड़े हुए हैं, और उनका जो सिर है वो मतलब ऐसा है कि उनको केवल तस्वीरें दिख रही हैं, जो रियल मतलब रियल वर्ल्ड की तस्वीरें उनको दिख पा रही हैं। तो वो परछाइयाँ देख रहे हैं। जैसे मान लो कोई अगर गाय गुफा के बगल से गुजरी तो वो केवल गाय की परछाई देख रहे हैं, वो गाय को नहीं देख रहे हैं। तो और फिर उसमें से एक ऐसी घटना घटती है कि कोई एक बंदा है जो अपना जो जंजीर है उसको छोड़ के बाहर आता है। तो बाहर जब आता है इसका संदर्भ ये है कि एक व्यक्ति अज्ञानता को छोड़ के ज्ञान की तरफ आता है, वर्ड ऑफ मैटर से वर्ड ऑफ आइडिया में प्रवेश करता है। तो जो व्यक्ति उस अज्ञानता को छोड़ के आएगा, जब आदमी जैसे अब कोई अगर 10 साल 15 साल उस अंधकार में रहे और वो सीधे धूप में आए तो उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, वो पेन होगा। लेकिन वो पेन वर्थ इट होगा। क्यों? क्योंकि हमें रियलिटी पता चलेगी, हमें गाय का चित्र अब हम नहीं देख पाएंगे, हम गाय को देख पाएंगे। तो बेसिकली इस तरह से वो अपनी जो थ्योरी है उसको गढ़ता है। फिर उसको जो उसका जो मेन जो कंसर्न था वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था, आदर्श राज्य की स्थापना करना था। और अगर और इससे अच्छा कहूँ तो ये आदर्श न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करना चाहता था। जो रिपब्लिक है उसका अभी रचना ने बताया भी था कि इसका जो सेकंड मतलब इसका जो सब टाइटल है उसके रिपब्लिक का वो ही है कंसर्निंग जस्टिस। तो ये जस्टिस पर ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करता है। मतलब जस्टिस को ये सेंट्रल पॉइंट मानता है, आर्किटेक्टोनिक पॉइंट मानता है कि यहीं से सारी चीज़ें उभरेंगी। और जस्टिस क्यों ज़रूरी है? अब जैसे प्लेटो का अगर जस्टिस देखा जाए तो अगर एक लाइन में या कि 2 लाइन में अपन को पता होना चाहिए कि प्लेटो का न्याय क्या है। तो ये है कि हर जो क्लास है उसका अपना एक कार्य होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कृषि जो प्रोड्यूसर क्लास है तो उसका काम है कृषि करना, वो अपना काम ईमानदारी से करे,
दूसरा जो इसका जो सिद्धांत निकल के आएगा ये है कि आप दूसरे के कार्य में इंटरफियर ना करें। मतलब कि जैसे मान लो अगर कोई राजा है, वो मैन ऑफ गोल्ड है और उसका काम है प्रशासन को देखना, तो अब वो ना तो सैन्य वाली क्लास है, मिलिट्री क्लास है, उसके कार्य में इंटरफियर करेगा, और ना ही वो जो प्रोड्यूसर क्लास है उस पर इंटरफियर करेगा। तो केवल दो अगर आपको चीज़ें पता हैं प्लेटो के बारे में, तो आप पूरी उसकी थ्योरी को समराइज कर सकते हो। ऐसे ही उसके शिक्षा का जो सिद्धांत है, तो शिक्षा का सिद्धांत एक प्रोसेस के तहत वो देता है कि अपन को शुरू में 18 साल तक जो एलिमेंट्री जो शिक्षा होगी, जिसमें सभी को, मतलब उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं होगा, सभी को, प्रोड्यूसर क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, सैनिक क्लास के, मतलब सब पढ़ेंगे उसमें। और वहाँ पर एक बेसिक टेस्ट होगा, तो जो लोग उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे वो प्रोड्यूसर क्लास में चले जाएंगे, और जो लोग उसको क्लियर कर लेंगे तो वो मिलिट्री और उनको दार्शनिक राजा बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर जल्दी ही एक और टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट होगा, तो जो उसको क्लियर कर लेंगे अब उनकी अलग दीक्षा होगी, और जो उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे तो वो सोल्जर क्लास बन जाएंगे और वो रक्षा करेंगे। तो अब उनका कर्तव्य ये हो जाएगा। और फिर जो दार्शनिक राजा है तो 10-15 साल उसकी फिर से पढ़ाई होगी, और फिर बाकायदे उसको 50 साल तक उसकी शिक्षा दीक्षा होगी, और उसको पूरा फिलॉसफी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको संपूर्ण नॉलेज है। तो दार्शनिक व्यक्ति की बात ही वो क्यों करता है, दार्शनिक व्यक्ति की बात वो इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि जो राजा हैं, जैसे अभी क्या विवाद है भारत में, या कि कहीं भी आप देखो कि जो प्रशासक होता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो भारत में जो नौकरशाही है वो तो पढ़ी लिखी है, क्योंकि आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है, पीएससी क्लियर करना पड़ता है। लेकिन जो राजनेता है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। समस्या वहीं पैदा आती है कि अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप, एक तो पहली चीज़, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना। दूसरा, आपके अंदर अगर शिक्षा नहीं है तो आप फिर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो आप अपने आप को, मतलब जैसे वैसी चीज़ों पे आप भ्रष्टाचार वगैरह इन सब चीज़ों पे आप अपने आप को लिप्त पाओगे, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है कि जिससे कि आप समझ सको कि शुचिता क्या होती है, हमें अपने जीवन में किस प्रकार से ये जो हम शासन में बैठे हुए हैं, ये हम अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, ये हम अपने पर्सनल हित के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। तो वहाँ से उसका जो सिद्धांत है, फिर इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जैसे प्लेटो एक जगह कहता है कि जो दार्शनिक राजा होगा, अब अगर कोई डॉक्टर है जो कि बुक्स का प्रैक्टिशनर है, तो उसको आप उसके जो बुक है, मेडिसिन की बुक है, वो उससे आप उसको बांध नहीं सकते हैं। इन द सेंस कि अगर कोई व्यक्ति इतना नॉलेजेबल हो गया है कि उसने 50 साल तक पढ़ाई की है और मतलब तमाम तामझाम किया है, तो अब उसको आप रूल से नहीं बांध सकते हो, वो खुद रूल बनाएगा दार्शनिक राजा। तो फिर यहाँ पर जो हना अरेंट है या कि जो कार्ल पॉपर है, ये इसकी आलोचना करते हैं कि इस तरह तो फिर आप एक ऐसे राजा की स्थापना करना चाह रहे हो, निरंकुश राजा की, जिसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं पाएगा। तो उस पर कोई मतलब जब हम स्वयं कानून बनाने लगेंगे तो फिर तो हम पूरी तरह से मतलब निरंकुश हो जाएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर उसका वहाँ पर आलोचना भी होती है। तो हमने अभी शिक्षा को देखा, फिर उसके बाद वो न्याय के बारे में, जैसे अगर 2-3 लाइन में उसको समराइज किया तो बता ही दिया, शिक्षा को बता दिया। फिर फिलोसफर किंग के बारे में भी हमने बता दिया कि उसमें मतलब क्या उसका सिस्टम था, क्या सोचने का तरीका था। फिर जो प्लेटो है, ये अपनी जो विचार, कुछ और अगर छूट रहा हो तो गुफरान उसको बता दो, तो मैं अभी और थोड़ा सा और उसमें एलेबोरेट कर दूंगा। लगभग सर मतलब सब क्लियर ही है। मतलब एक सिस्टम सर थोड़ा सा बता दीजिए कि जिससे मतलब कोई भी थिंकर हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, XYZ, मतलब कोई भी सर टॉपिक हो, इसकी स्टार्टिंग, इसमें मेन चीज क्या है वो, और इसका कंक्लूजन, और इतने में अपन टॉपिक को बांध लें कि हाँ भाई इतना तो अपन को इसके बारे में याद रखना ही रखना। अभी तक क्या कर रहे थे, यही तो बता रहा हूँ। गुरुदेव सही बता रहे हैं, सही चल रहे हैं आप, जैसे बता रहे हो वैसे चलते जाइए आप। जैसे अभी आपने शिक्षा का बताया, आगे वाले आ रहे हैं ना, वो गुफा वाला बता ही दिया आपने, जैसे आगे चलते जाइए सर, कंटिन्यू थोड़ा आप, उससे क्या हमारा रिवीजन हो रहा है, और थोड़ा क्या उस चीज पे थोड़ी और मतलब मजबूत हो रहा है कि मामला क्या है क्या नहीं है पूरा। मतलब कोई भी थिंकर है उसकी आप बेसिक चीज़ों को पकड़ो। जैसे वो शिक्षा की व्यवस्था भी कर रहा है, तो उसका केवल और केवल काम क्या है कि वो दार्शनिक राजा को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। शुरू में उसने फिर अपनी जो ये चीज़ें हैं, जो थ्योरी है, बुक लिखा,
वो एक सिराक्यूज का शासक था, उसके पास गया वो और कहा कि हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, या कि है ना, हम जो हमने अपने पूरे शिक्षा क्या व्यवस्था का पूरा जो तैयार किया है जखीरा, उसको इम्प्लीमेंट करो। तो इम्प्लीमेंट करने में फिर प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति 50 साल तक शिक्षा ही अगर ग्रहण करेगा तो क्या मतलब फिर उसके जीवन का, तो वो प्रैक्टिकल नहीं था। तो फिर जब वो उसको छोड़ के आता है, या कि एक दो बार उसको वहाँ से भगा दिया जाता है, वो असफल हो जाता है, तब उसको समझ में आता है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। तो वो एक जगह अभी जो बेनीवाल सर की नोट्स उसमें हम देखा था कि ये जो आदर्श राज्य है ये बादलों का नगर है। बादलों का नगर इन द सेंस कि ये केवल और केवल कल्पनाओं में आप इसको, है ना, सोच सकते हो, ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। तो फिर उसका जो सेकंड बेस्ट स्टेट था वो लॉज था। द लॉज में वो अपनी एक पुस्तक लिखता है, द लॉज, उसमें वो सेकंड बेस्ट स्टेट की बात करता है कि ऐसा राज्य जहाँ पर कानूनों के माध्यम से शासन किया जाएगा, कानूनों के माध्यम से शासन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कानून होते हैं ये सालों सालों की ये बुद्धिमत्ता का परिणाम होते हैं। और एक व्यक्ति, जैसे वो कहता भी है ना कि एक व्यक्ति कितना भी मैन ऑफ गोल्ड हो, कितना भी उसके रीजन हो, लेकिन कहीं ना कहीं 1% ये चांस है कि वो करप्ट हो जाए। इसीलिए वो एक कॉन्सेप्ट देता है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। एक और कॉन्सेप्ट दिमाग से निकला जा रहा था, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी की पत्नियों और जो संपत्ति है उसका साम्यवाद। अब ये जो साम्यवाद है तो मार्क्सवादी, जैसे अभी गुफरान ने बोला था कि इसमें मार्क्सवाद के प्रवृत्ति दिखते हैं, तो मार्क्सवाद उस समय था ही नहीं। प्लेटो से मार्क्सवाद जन्मेगा, है ना, प्लेटो पर मार्क्स का कोई प्रभाव नहीं था। तो ये बात थोड़ा सा जो क्रोनोलॉजिकली आप देख, ये भी चेक करना कि जो क्रोनोलॉजी है